हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो 5 अंकों के प्रश्न का ये दूसरा भाग है, जिसमें ब्लूप्रिंट के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और सभी प्रश्नों को बिना स्किप किए ध्यान से देखें। स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, इस ब्लूप्रिंट को देखें तो 5 अंक का जो दूसरा प्रश्न है जैविक प्रक्रिया वाले अध्याय से आने वाला है। इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हमको अच्छे से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे अध्याय का जो पहला प्रश्न है वो मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन तंत्र का कार्य लिखिए। तो ये प्रश्न 2 भागों में ये बटा हुआ है। पहले भाग में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और दूसरे भाग में पाचन तंत्र के कार्य लिखना है। तो बच्चों, सामने एक मनुष्य के पाचन तंत्र का एक चित्र है जिसमें सबसे आगे का जो भाग है वो मुंह है। मुंह के बाद आगे जो भाग है एक नली दिखाई दे रही है जो क्रमशः ग्रसनी कहलाती है। ग्रसनी के आगे ग्रास नली है। ग्रास नली के आगे ये एक बड़े कक्ष में खुलता है। इस कक्ष को हम लोग अमाशय कहते हैं। अमाशय के बाद अगला जो भाग आ जाता है छोटी आंत का आता है। ठीक है, छोटी आंत के पहले यहाँ पे ग्रहणी आती है। ग्रहणी के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय और गुदा द्वार। इस प्रकार से सभी भागों को अच्छे से हम चित्र बनाना है। अब अगला भाग है पाचन तंत्र के कार्य। पाचन तंत्र के क्या कार्य हैं? आहार नली की भित्ति में श्लेष्मा का स्त्राव होता है जिससे कि मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन और फैलाव होता है, जिससे कि भोजन आगे बढ़ता है और अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अमाशय में भोज्य पदार्थ गाढ़े द्रव के रूप में परिवर्तित होकर छोटी आंत में पहुंचता है। तो इस प्रकार से इसके कार्य हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित रेखा चित्र खींचकर फेफड़े और कुपिकाओं का एक एक कार्य लिखिए। तो इसमें पहला एक रेखा चित्र बनाना है और दूसरा है कुपिकाओं और फेफड़े का एक एक कार्य लिखना। तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि सामने एक मनुष्य के फेफड़े का चित्र बना हुआ है। इसे ध्यान से हम लोग समझते हैं। सबसे ऊपर में कंठ होता है। कंठ के बाद जो नली दिखाई दे रही है वो श्वास नली है। श्वास नली आगे चल के 2 भागों में श्वसनी में बढ़ जाती है और श्वसनी क्रमशः फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनी आगे चल के छोटे छोटे श्वसनिका में बदल जाती है और यही श्वसनिका कुपिका आगे चल के कुपिका में खुलती है। फेफड़े के चारों ओर फुसफुसी झिल्ली होती है। तो इस प्रकार से इसका हमको एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। अब अगले भाग में फेफड़े और कुपिकाओं के कार्य लिखना है। तो क्या क्या कार्य हैं? फेफड़े द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके द्वारा श्वास नलियां उत्पन्न होती है। दूसरा, कुपिकाओं का क्या कार्य है? कुपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान के लिए विशेष विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं जिससे कि रक्त यहाँ ऑक्सीजन युक्त होता है। तो दोनों के एक एक कार्य हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन श्वासोच्छ्वास से किस प्रकार भिन्न है? तो इस प्रश्न का उत्तर है श्वसन। श्वसन एक जैविक क्रिया है जबकि श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक क्रिया है। दूसरा है, श्वसन के द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। श्वासोच्छ्वास के द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित की जाती है, जबकि श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता। चौथा है, श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया कोशिका के बाहर होती है। आप देख सकते हैं बच्चों, एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। एक कोशिका है और इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवेश कर रही है जिससे ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। जबकि श्वासोच्छ्वास में क्या हो रहा है कि फेफड़े का चित्र दिया हुआ है और इस फेफड़े में ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा है, हम लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, 5वां अंतर है, इस क्रिया में प्रकीर्णन या एंजाइम की आवश्यकता होती है जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किसी भी प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त कणिकाओं के नाम लिखकर उसका कार्य लिखिए और हीमोग्लोबिन के कार्य लिखिए। तो ये प्रश्न 3 भागों में है। ठीक है, रक्त क्या है? रक्त कणिकाओं के नाम लिखना है, उसका कार्य लिखना है और हीमोग्लोबिन का भी कार्य लिखना है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग की होती है और इसका मुख्य घटक प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं होती है। रुधिर में कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती है? तो इसमें लाल रक्त कणिका पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिका पाई जाती है, पट्टिकाणु कोशिकाएं पाई जाती है और रक्त प्लाज्मा पाया जाता है। ये सभी के क्या क्या कार्य हैं? रक्त कणिकाएं, ये इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को वहन करने का कार्य करता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? ये हानिकारक जीवाणुओं तथा मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है। ये हमारा रक्षा करने वाला कोशिका है। अतः ये कणिकाएं किसी भी प्रकार के संक्रमण के प्रति हमारे शरीर में रक्षक का कार्य करती है। पट्टिकाणु कोशिका ये रुधिर में का थक्का बनाने में मदद करती है। और चौथा रक्त प्लाज्मा, यह रुधिर का तरल भाग होता है। इसमें बहुत सारे लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और हार्मोन तथा रुधिर के विभिन्न अवयव घुले हुए रहते हैं। यह इन्हीं पदार्थों का संवहन करता है। अगले भाग में हीमोग्लोबिन के कार्य देखते हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर के ऊतकों तक और अंगों तक पहुंचाता है तथा ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, लसिका क्या है? लसिका के कार्य लिखिए और यह रक्त से किस प्रकार से भिन्न है? तो ये 3 भागों में आया हुआ है, तीनों भाग से हम उत्तर देंगे। सबसे पहले लसिका क्या है? लसिका एक रंगहीन पीला तरल पदार्थ है। यह रक्त कोशिकाओं से रिसकर ऊतकों में पहुंचता है और यह पाचन तंत्र से वसा तथा प्रोटीन को रक्त में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला, यह रक्त से किस प्रकार से भिन्न है? तो इसमें दोनों में हम अंतर देख लेते हैं, रक्त और लसिका में अंतर। तो सबसे पहले रंग के आधार पर रक्त है, इसका रंग लाल होता है, जबकि लसिका का रंग रंगहीन या हरा पीला होता है। रक्त का मुख्य घटक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, साथ ही साथ प्लेटलेट्स होते हैं, जबकि लसिका में केवल डब्ल्यूबीसी ही पाया जाता है। रक्त में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होती है, जबकि लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में होती है। परिसंचरण तंत्र देखें तो रक्त वाहिकाओं में रक्त का परिवहन होता है, जबकि लसिका का जो परिवहन है वो वाहिकाओं में और ऊतकों में होता है। रक्त का जो प्रवाह है तेज होता है, जबकि लसिका का प्रवाह धीमा होता है। चलिए इस अध्याय का ये अंतिम प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। तो इसका पहला अंतर है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है, जबकि अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। दूसरा है ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 और H2O बनता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनते हैं। ऑक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होता है। ऑक्सी श्वसन से 38 ATP बनते हैं, जबकि अनाक्सी श्वसन में केवल 2 ATP अणु का निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन का जो सूत्र है आप देख सकते हैं, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे कि CO2, H2O और यहाँ पे 38 ATP ऊर्जा के साथ 686 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अनाक्सी श्वसन का समीकरण दिया हुआ है, इसमें ग्लूकोज का पाचन होता है, जिसमें एल्कोहल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ 21 किलो कैलोरी या 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों सभी प्रश्न हैं वो ब्लूप्रिंट के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि अगले 5 अंक के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू।